गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बचपन में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, जैसे 2x + 3y। मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। जैसे लिखा है 2x + 5 = 0। तो यहाँ पे मुझे पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक ही वेरिएबल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे हमें दो वेरिएबल दिखेंगे। और सबसे पहली बात, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया? क्योंकि दोनों की पावर, x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, इसलिए इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। अब ये पार्ट तो 9th का है, लेकिन ये 10th में चैप्टर 3 भी सेम नाम है इसका। चैप्टर 3 देखोगे ना आप, उसमें भी ये लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। गॉट माय पॉइंट? तो हमें सीखना क्या है? इन विच टू वेरिएबल, मैंने बताया ना, अगर टू वेरिएबल है हमारे, इट डजंट मैटर x y या p q भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन दो वेरिएबल होंगे जिनकी पावर 1 है। अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी। अगर पावर ज़्यादा होती, अगर पावर इसकी 2 होती, तो अगर पावर 2 होगी, मान लो मैंने लिखा y = x², तो आप याद रखोगे लीनियर ना हो कि ये क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। मतलब ये भी बताऊंगा, ये अभी नहीं पढ़ना है 10th क्लास का, हमें सिर्फ पढ़ना है लीनियर। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दी 2x + 3y = 6। आप इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे? आप इसको ग्राफ पे कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, पता है? नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप एक छोटा सा बॉक्स बना लो। यहाँ पे लिखोगे x और यहाँ पे लिखोगे y। इधर एक बार 0 और इधर एक बार 0। स्टेप बाय स्टेप करना। ये लगा लो, 9th में तो है ही है, मैं बिल्कुल 10th के लिए बता रहा हूँ। 10th में भी बेसिक है, आता नहीं है बच्चों को 10th वालों को। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं, अगर x को मैं यहाँ 0 पुट करूंगा, तो ये क्या पूरा 0 नहीं हो जाएगा? और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? 3y = 6, तो y = 2, y = 2। तो मैं y की जगह क्या लिख दूंगा? यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद मैंने देखा y = 0, तो मैं y की जगह 0 रख दूंगा। तो जब मैं y की जगह 0 रख दूंगा, आप देखो y तो 0 हो गया पूरा, तो ये हो गया हमारा 2x = 6। तो x कितना आ जाएगा अपना? 3। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट को प्लॉट कैसे किया जाता है। नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ो उसे। अब ये जो 2 मेरे पास 2 पॉइंट है, 0 2 और 3 0। 0 2 कहाँ पे होगा? 0 2 ये रहा भैया। हाँ, 0 3 और 2 0 है। 0 2 और 3 0। तो 0 2 होगा मेरा यहाँ पे y एक्सिस पे, और 3 0 होगा 1 2 3। तो ये पॉइंट होगा 3 0, और इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा ग्राफ है। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये कैसा भी इक्वेशन हो सकता है, डजंट मैटर। यहाँ पे आपको देते हैं 4x + 6y = 48, कुछ भी हो सकता है। और सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि अगर आप इसमें से इक्वेशन में से कॉमन निकाल सकते हो तो सबसे बेस्ट बात है। तो मैंने देखा यार 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो 2x + 3y = 24। मतलब मैंने पूरी इक्वेशन को क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। और देखो ये लाइन भी। अब मेरे को पता है कि 2 पॉइंट बनाने थे मुझे, 2 पॉइंट बनाने थे। क्यों बनाने थे 2 पॉइंट? क्योंकि 2 पॉइंट अगर है तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो मैंने 2 पॉइंट बना दिए। आपका मन करे आप कितने भी पॉइंट बना सकते हो, डजंट मैटर। आपका मन करे आप कितने भी पॉइंट बना सकते हो। आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हो, आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, जो आपका मन करे। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ x = 5। अब अगर मैं आपको बोल दूँ ना इसका ग्राफ बनाओ, कोई बना देगा इसका? बताओ। कुछ तो चाहिए। ठीक। अब आप सोचोगे यार y तो है नहीं, x है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये इंडिपेंडेंट है y के। मतलब y है इसमें? y नहीं है। इसका मतलब इसकी वैल्यू y पे डिपेंड करेगी नहीं। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखो। आप लोग भी देखो दोनों।
ये है इंडिपेंडेंट टू y। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और एक लाइन यहाँ से बनेगी बिल्कुल ये। और इसका मतलब पता क्या कि y कुछ भी हो सकता है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 50, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लूँ तो डॉट 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 51 52 53, आगे नीचे लूँ तो 5 -1 5 -2। y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन क्या x की वैल्यू चेंज हो रही है? x की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसीलिए बोलते हैं इट्स इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट टू द y। इंडिपेंडेंट y से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देखो स्ट्रेट लाइन। और अगर x दे रखा है तो वो याद रखोगे y के पैरेलल होगी। अगर x दे रखा है ना तो किसके पैरेलल होगी? y के। एमसीक्यू में आ जाता है कि ये इक्वेशन है, बताओ ये वाली इक्वेशन किसके पैरेलल होगी, तो आपको बताना है ये वाली इक्वेशन y के पैरेलल होगी। ठीक है, अब मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, y = 3। मैंने लिख दिया y = ये x से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे x नहीं है कुछ भी, तो एक लाइन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये लाइन है 0 3, यहाँ पे होगा 1 3, यहाँ पे 2 3 3 3। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। क्या y चेंज हो रहा है यहाँ पे? y चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे बात करूँ -1 3, तो यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा। ये बहुत जरूरी है पढ़ना, ये चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए। अब मैं सीधे आपको इक्वेशन करा रहा हूँ कि अगर आपको लैंग्वेज दे रखी है, कोई स्टेटमेंट दे रखी है, तो आपको इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है, ठीक। एज ऑफ द मीना इज मोर देन द एज ऑफ द सुशील बाय 12 साल। जो मीना की एज है वो सुशील से कितनी ज्यादा है? 12। तो अब इसकी इक्वेशन बनानी, तो हम क्या करते हैं, मीना की एज ले लेते हैं x, और कौन है? सुशील है, सुशील की एज ले लेते हैं 12। अब जो मीना की एज है वो सुशील से कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो ये हो गया, ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे मैं अगर आपको बोल दूं कि जो मीना की एज है, जैसे मैं बोल दूं सोनू की एज है और सोनू के फादर की एज है, तो सोनू के फादर जो है वो उससे ट्वाइस है। तो जब भी ऐसी बातें होंगी ट्वाइस है, थ्राइस है, तो ट्वाइस और थ्राइस, जैसे फादर की जो एज है वो ट्वाइस है किससे? सोनू से। सुन लो मेरी बात, जब लिखा होगा ट्वाइस इसका मतलब डबल है, तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया। थ्राइस 3 टाइम्स, जब भी लिखा होगा टाइम्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई, मीनाज मदर is 4 times of मीना एज। मीनाज एज, मीना के एज के कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो अगर मैं उसके मदर की एज लूं, तो मदर की जो एज होगी वो 4 टाइम होगी किसकी? मीना की एज। तो जब भी बात करेगा वो टाइम की, इसको ले लेंगे हम y और इसको ले लेंगे x, कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन बस ये इतना याद रखना है, जब भी मैं बोलूंगा टाइम्स तो आप लगाओगे मल्टीप्लाई, जब मैं बोलूंगा मोर देन लेस देन तो लगाओगे प्लस माइनस। समझ रहे हो? मोर देन में लगेगा प्लस, लेस देन में लगेगा माइनस। टाइम्स है मतलब देखो ना, 4 गुना बड़ी है वो। हिंदी में अगर हम बोले तो 4 गुना बड़ी है, 5 गुना बड़ी है। ठीक है ना? तो अगर उसकी एज है 2 साल तो उसकी एज हो गई 8 साल, उसकी एज है मान लो 10 साल तो वो हो गई 40 साल की। ठीक है, 4 टाइम्स है, 4 गुना है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑटो रिक्शा फेयर इन द सिटी ऑफ इज चार्ज 12 रुपए ले रहा है शुरू के किलोमीटर। शुरू के किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है वो? 12 किलोमीटर। उसके बाद हर किलोमीटर पे वो 4 रुपए ले रहा है। तो हमें इक्वेशन बनानी, तो मान लेते हैं कि भाई वो x किलोमीटर चला, कितना गया? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर करी? x किलोमीटर। और कितने पैसे खर्च हुए? टोटल फेयर, टोटल फेयर जो उसका खर्चा लगा वो लगा भाई y रुपीज। y, अब ध्यान से देखो, एक बात बताओ, जो y रुपीज लगे हैं मेरे,
पहले किलोमीटर के तो 12 रुपए लग रहे हैं, प्लस कर 12 रुपए लग गए। प्लस अगर मैं बोलूं, दिमाग लगाना, मैं बोलूं 4 किलोमीटर गया वो, तो मुझे बताओ कितने रुपए लगे होंगे। वो 4 किलोमीटर गया, कितने रुपए लगे होंगे, ध्यान से मान लो। 36 रुको, पहले किलोमीटर के 12 रुपए लगे, प्लस उसके बाद हर 3 किलोमीटर पे कितने रुपए लग रहे हैं, हर 1 किलोमीटर पे 4 रुपए, तो 4 दिया 12 रुपए ये अलग 24 रुपए। तो फर्स्ट किलोमीटर जो चलेगी उसके तो 12 रुपए लगेंगे। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे 10 किलोमीटर जा रहा है वो, अगर वो 10 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के 12 रुपए लगे, बाकी 9 किलोमीटर के किस हिसाब से लगेंगे, 4 रुपए के हिसाब से लगेंगे। तो पहले किलोमीटर के 12 और बाकी 9 किलोमीटर के 4 रुपए के हिसाब से। अब इसमें करना क्या है, देखो भाई टोटल किलोमीटर कितने गया, x, तो मैं बोलूंगा 12 रुपए तो पहले किलोमीटर के लग गए, तो बचे कितने, ये 9 कैसे आया, 10 एक 1 किलोमीटर घटा दिया ना आपने। तो ये मैं बोल रहा हूँ x किलोमीटर टोटल गया, तो 12 वाला तो हटा दिया, पहले ही लॉक कर दिया, तो बचे हुए कितने किलोमीटर, भाई इसमें 9 है, 3 कुछ भी। अबे भाई तेरे पास x रुपए है, तेरे पास 10 रुपए है, 1 रुपया मैंने ले लिया, कितने बचे, कैसे निकाला, एक माइनस किया। अगर आप x किलोमीटर जा रहे हो और 1 किलोमीटर में बाहर निकाल दूंगा तो बचेगा कितने, x माइनस 1, तो 4 रुपए लग रहे हैं x माइनस 1 किलोमीटर, 12 रुपए तो मेरे लग रहे हैं, और बाकी के जो बचे हुए लग रहे हैं वो x माइनस 1 किलोमीटर के हिसाब से 4 रुपए लग रहे हैं। तो अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y 12 प्लस 4x माइनस 4, y 4x प्लस 8, ये बन गई इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन बन गई, ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन जाती है, और ये बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इसको करेंगे आज। कल हमने लाइन बनानी सीख ली थी, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको जिसमें आपको लाइन बनानी है। मैंने यहाँ पे लिखा 2x, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x, और अगर मैं बोलूँ आपको इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले कैसे लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले ये आपका ग्राफ होगा, ठीक है। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करना देखोगे कि लाइन कैसे ड्रॉ करी जाए, तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, कल सीखा था हमने बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स बनाने में पता है दिक्कत क्या होती है, आप एक छोटी सी चीज को समझोगे x और y, एक छोटी सी चीज को समझोगे कि x और y, यहाँ पे क्या है, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y क्या आएगा, 0, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y क्या आएगा, 0। अब अगर बहुत ध्यान से समझना, मैं 2 इक्वेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि मैंने ये लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख देता हूँ। क्या इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये 3 की जगह 10 20 50 कुछ भी होता, कोई वेरिएबल तो नहीं है ना उसके साथ। इसका मतलब अगर उसके साथ वेरिएबल नहीं है, अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप समझ जाओगे कि वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। दोबारा बता रहा हूँ, रुक जा। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन ये ना, ओरिजिन क्या होता है हमारा 0 0 पर, जहाँ से दोनों x एक्सिस और y एक्सिस हमारी इंटरसेक्ट होती है। बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ, तो 10th की बात है ये। एक ऐसी लाइन, मैं पूछूँ एक ऐसी लाइन है, अब आपको दो इक्वेशन दे रखी है, मैंने बोला दोनों में से बताओ ओरिजिन से पास कौन सी होगी, तो ये वाली लाइन ओरिजिन से पास होगी। क्यों, क्योंकि इस लाइन के पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। पूछो क्यों, अरे मैं अगर x को 0 रखता हूँ तो बताओ y क्या आएगा, अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ y 0 आएगा, अगर मैं x को 1 रख दूँ तो y कितना आएगा, 1 नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा। और अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। अब इन लाइंस को मैं पॉइंट्स को बना सकता हूँ। तो मैं ये लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया कि यार वैसे तो 2 पॉइंट से मेरी लाइन बन जाती है, एक तो लाइन ओरिजिन ही है, एक पॉइंट मेरा ओरिजिन ही है, दूसरा पॉइंट क्या है, x का 1 और y का 2। तो ये रहा मेरा 1 और ये रहा एक पॉइंट ये, तो यहाँ से ये लाइन ऐसे बनी।
तो मैंने देखा एक और पॉइंट अगर मैं आ जाऊँ, इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं। अगर मैं पूछूं कितने पॉइंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, 10 रखूंगा तो 20 आएगा, 100 रखूंगा तो 200 आएगा। ऐसे ही तो होगा। x की जितनी वैल्यू रख दो आप, अरे ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो कोई भी y मिलेगा मुझे कुछ ना कुछ। तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 रखा था तो मुझे मिलेगा 4। ठीक है, ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये इसी लाइन पे मीट करेंगे। हाँ, इसी लाइन पे मीट करेंगे। और अगर मैं 3 रखूंगा यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा? 6। तो वो इसी लाइन पे होंगे सारे, वही तो बता रहा हूँ मैं तुझे। ये 3 है तो आगे ये 5 हो गए, ये 6 हो गया, यहाँ मिलेगा सारे। इस पे इनफाइनाइट पॉइंट मिल सकते हैं। और माइनस में भी अगर तू -1 रख, यहाँ पे -1 रखो, x रखा मैंने -1, तो y मिलेगा क्या? -2। यहाँ पे भी माइनस चलेगा। ये तो पूरी लाइन है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। सॉल्यूशन आएंगे इसके इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर कोई भी लाइन है, उसके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो कहाँ से पास होगी? वो ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, और अगर कांस्टेंट टर्म है तो समझ जाना वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है, एक इक्वेशन दे रखी है हमें ये, और यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो x की जगह रखना है 2, y की जगह रखना है 1, और k की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 3, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, बोला है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अब दोनों बताऊंगा, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y और एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ। जब भी लिखा रहेगा ना एक्सप्रेस x, मतलब मुझे x को एक्सप्रेस करना है किसमें? y के टर्म में। तो मतलब भाई x को अकेला करना है। x को क्या करना है? अकेला। कैसे करना है? पहले 3 दिख रहा है मुझे, 3 का लूंगा मैं एलसीएम। यहाँ नीचे मैंने 3 को उधर भेजो, तो हो गया x प्लस 6y 3 5। इसको उधर भेजो, x प्लस 6y 15। x को अकेला कर दो, 15 माइनस 6y। ठीक है, ओके। अब ऊपर वाला क्वेश्चन, y इन टर्म्स ऑफ x। y मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो y को अकेला करूंगा। y को अकेला कैसे करूंगा? इस x को उधर भेज दो, 2y 5 माइनस x बाय 3। ठीक है, अभी मैंने पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसको यहाँ भेज दो, 15 माइनस x बाय 3 2y। अब क्या करेंगे, ये 2 को नीचे लिखो। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है और हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन बी फाउंड, कि भाई कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। y की जगह में कुछ भी रखूंगा x मुझे मिलेगा। तो हमेशा जब भी हमें इक्वेशन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, y को अकेला कर देते हैं। y को अकेला कैसे करूंगा, 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x। लेकिन दिक्कत ये है -2y, इस माइनस को उधर ही भेज दो, 2y 3x माइनस। पता लगा क्या किया? सबके साइन चेंज कर दिए, इसका साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज। टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, टफ लग रहा है तो यहीं पे आपको वैल्यू रख दो, यहीं वैल्यू रख दो, कुछ मत करो, यहीं पे वैल्यू रख दो। और लेकिन उन्होंने बोला क्या है, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो 4 सॉल्यूशन निकालना, मतलब 4 वैल्यू रखनी है। आपको क्या करना है, 4 वैल्यू रखनी है। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से, y, अब मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 बाय। बताओ x की जगह वैल्यू रखते हैं, मैंने x रखा 1, x की जगह मैंने वैल्यू रखी 1, तो बताओ y क्या आएगा, 3 इंटू 1 माइनस 7 बाई 2 कितना आ गया, -2।
7 में से 3 गए 4, लेकिन -4 -4 x की जगह मैंने रखा 3, बताओ कितना है? 1। x की जगह रखा मैंने 5, कितना है? 4। बहुत बढ़िया। x की जगह रखा मैंने, अरे यार बता भी नहीं सकते हो, x की जगह लिखा मैंने 7, 3 × 7 - 7, 21 में 7 के 14 और 7 है। मतलब देखो एक चीज और पता लग रही है, 3 के गैप पे आ रहे हैं, 3 के गैप पे मिल रहे हैं सारे नंबर, ठीक है। तो जब मैंने x रखा 1 तो मिला -2, जब मैंने रखा 3 तो मिला 1, जब मैंने रखा 5 तो मिला 4, और जब मैंने रखा 7 तो मिला 7। और ऐसे तो मैं कितनी वैल्यू रखूंगा, इनफाइनाइट वैल्यू रख सकता हूँ। तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, मैंने कल भी बताया था, दोनों की पावर 1 है। अभी 2 वेरिएबल हो जाएंगे, नहीं वेरिएबल तो 2 है, लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक की पावर एक ही पावर। अगर मैं बोल दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी जो स्क्वायर आ जाएगा इसमें, 10th वाले हैं वो पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा उसमें, x² + 4x + मैंने एक इक्वेशन बना दी, तो मैंने एक इक्वेशन बना दी, तो y की 2 वैल्यू आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y की 2 वैल्यू आती है, देख लो खुद देखो, यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया। तो x की वैल्यू अगर -1 रखूंगा तो y मुझे 1 मिलेगा, +1 रखूंगा तो भी मुझे 1 मिल रहा है, तो 2 पॉइंट नहीं मिल रहे, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ग्राफ लीनियर नहीं होंगे, इसके ग्राफ लीनियर नहीं होंगे। तो आपके 2.1 दे रखी है, उसमें ग्राफ दे रखे हैं कि कितनी बार कट करेगा, तो पैराबोला बनते हैं, ठीक है। और याद रखना पॉलिनोमियल वाला आप लोग कह रहे थे ना, जीरोस वाला देखना आपको, तो वो जरूर देख लेना कि रूट्स क्या होते हैं। तो 10th में भी है रूट्स और 9th में भी है रूट्स। यहीं पे बता देता हूँ कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने होंगे रूट। और इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये कि यहाँ पे देखो y 0 है, और जब y 0 होगा वही हमारे आंसर होंगे। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन है, y को कितनी बार काट देगी? x को हाँ x को कितनी बार काट देगी? एक स्ट्रेट लाइन है तो x को कितनी बार काट सकती? एक ही बार काट सकती। तो इसीलिए ये अगर जो भी लाइन होगी, अगर मैं x को रख दूंगा 0 तो y आएगा मेरा -3.5, एक ही आएगा, एक ही वैल्यू आएगी। वो इसमें आएगी लीनियर इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक में 2 आ सकती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, उसको यही बंद करते हैं, ठीक है।